बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान। आप देखते हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और आज के इस वीलॉग में दो तीन बड़ी अहम खबरों पर बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो मुज़ाकरात के हवाले से बात की गई है और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की पेशकश की है और जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अकाउंट से, सोशल मीडिया अकाउंट से जो है वो शेयर किया है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक ख़बरें ये भी हैं कि जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और उनको बाकायदा तौर पर रिसीव भी किया गया है और पीएफ के जहाज़ों ने उनको रिसीव किया है। ये ख़बर है, इसमें कितनी सदाकत है और क्या अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और दीगर जो हुकाम हैं वो कब आ रहे हैं, पाकिस्तान इन टॉक्स को जो है वो होस्ट करेगा। और एक और दूसरी बड़ी अहम ख़बर ये है कि जो ईरानी सुप्रीम लीडर है जो उनकी जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से बात की गई है, लेकिन जो पासदाराना इनकलाब है उन्होंने ट्रंप के मुज़ाकरात की जो दावत है उसको मुस्तरद किया है। अब बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, इन पर बात करेंगे। सलमान अली अमान साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं, डिफेंस और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल रिलेशंस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सलमान अली अमान साहब, चीज़ें जो है वो अब शायद स्मूथ होने जा रही हैं या नहीं होने जा रही, क्या खबर है आपके पास? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात और फिर पाकिस्तान की जानिब से पेशकश और पाकिस्तान एक बड़ा मुतहर्रिक किरदार अदा करने जा रहा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान का किरदार जो है वो बिलाशुबा बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है, और ये जो मुतहर्रिक किरदार है ख़ास तौर पर मौजूदा ईरान की क्राइसिस के हवाले से, आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले सऊदी अरब के शहर रियाद के अंदर इस्लामिक और अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा का एक बहुत इंपॉर्टेंट इजलास हुआ था, और इस इजलास के बाद एक तस्वीर आई थी जिस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि 4 इस्लामी या अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा बैठे हुए थे, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब। और यही ममालिक जो हैं वो इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर आगे चल रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र, और इसमें पाकिस्तान का किरदार जो है वो कलीदी है और बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट या लीडिंग रोल पाकिस्तान जो है वो प्ले कर रहा है। उस वक्त भी इस तस्वीर के हवाले से स्पेकुलेशन हुई थी, लेकिन फिर आपने देखा कि 2-3 दिन पहले फाइनेंशियल टाइम्स की जो एक स्टोरी आई, उससे तमाम तर सारा मामला जो है वो बिल्कुल एक्सप्लोड हो गया, एक्सपोज हो गया कि किस तरह से पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं सईद आसिम मुनीर, वो इस सूरत हाल को अमेरिका के साथ इन टच हैं, बातचीत कर रहे हैं। सदर ट्रंप के साथ उनकी बातचीत हुई, वाइट हाउस ने उसको कंफर्म किया, और उसके बाद पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ईरान को इंगेज किया। और ईरान के हवाले से आप देखें कि जब से ही सूरत हाल शुरू हुई है, हर दूसरे तीसरे दिन पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारजा की बातचीत हो रही है। उसके अंदर तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा भी शामिल हैं। इसमें पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त वाशिंगटन के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के तेहरान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान का ईरान के साथ बॉर्डर भी मिलता है। दूसरी तरफ तुर्की है, तुर्की के भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात रिवाइव हो रहे हैं, ईरान के साथ उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बुरे नहीं हैं, ईरान के साथ उनका बॉर्डर मिलता है। मिस्र की जो इसमें पोजीशन है वो सबसे ज़्यादा यूनिक है कि मिस्र इस वक्त वाहिद मुल्क है जिसकी अरब दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अरब दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है मिस्र, पावरफुल आर्मी है, और उसकी इसराइल के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हो गया। अब इसमें पाकिस्तान का जो मामला है वो सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि पाकिस्तान इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान इसमें फ़िलहाल तो मीडिएशन करवाने की कोशिश कर रहा है आज के दिन तक, और इसमें देखें अब 2 दफ़ा तकरीबन दफ्तर खारजे की तरफ से बाकायदा तौर पर एक बयान सामने आ चुका है, अब से कुछ देर पहले भी आया है, जिसमें बारहा ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मीडिया से कहा गया है कि वो क़यास आराइयों से गुरेज करें, और इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी गप्पें चल रही हैं उनको अवॉइड किया जाए, क्योंकि वो बेसलेस किस्म की हैं। इसमें ऊपर से लेके नीचे तक जो है एक स्ट्रिक्ट किस्म का ब्लैकआउट है, ख़बर के हवाले से, इंफॉर्मेशन के हवाले से, हैपनिंग्स के हवाले से कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। इस खबर में कितनी सदाकत है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो है वो पाकिस्तान? जी, मैं इसी तरफ आ रहा था। इसमें अब तक की जो हमारे पास सॉलिड इन्फॉर्मेशन है, वो सॉलिड इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के 2 ट्वीट्स हैं। नंबर 1, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से आमादगी का, विलिंगनेस का इजहार किया, पाकिस्तान की मीडिएटरी रोल की बात की, और आज सुबह सवेरे जो उनका ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी सऊदी अरब के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वलीअहद हैं, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान या MBS, उनके साथ बातचीत हुई है, और उन्होंने MBS को अब तक होने वाली डेवलपमेंट के ऊपर ब्रीफ किया। डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो रहा है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ट्वीट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और उसको सदर ट्रंप जो है वो रीइंफोर्स कर रहे हैं। अब कौन आ रहा है, कौन आएगा,
ये मैटर नहीं करता। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो है कि पाकिस्तान, अमेरिका तो ऑलमोस्ट आपने देखा सदर ट्रंप ने उनकी ट्वीट को एंडोर्स किया है, उसको रीट्वीट किया है या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको पोस्ट किया है। मसला है ईरान की तरफ से। ईरान की जो रजीम है, ईरान की जो हुकूमत है, ईरान की जो इंतज़ामिया है, वो इस मामले को एक बहुत ही हाइप पर ले जा चुकी है, मजहबी नेशनलिज्म वाला और बहुत ही जज्बाती किस्म का। तो उनको थोड़ा सा नीचे आने में वक्त लगेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने आना हो, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने आना हो, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान आना हो, ये कोई मसले वाली बात नहीं है। बस असल इशू जो है वो ये है कि दोनों फरीकों का बातचीत के ऊपर आमादा होना। और वेन्यू भी कल आप देखें, जो नई दिल्ली में इसराइल के सफ़ीर हैं उनका भी इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि बातचीत कहाँ हो रही है ये अहम नहीं है, बातचीत ये है कि जो फरीकैन है ख़ासतौर पे वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे कि इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो, इसराइल की जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो। तो असल चीज़ जो है वो मैटर ये करती है कि फरीकैन इस वक्त आमने सामने बैठने पर आमादा हों। तो जैसे ही ईरान की तरफ से एक फॉर्मल किस्म की आमादगी सामने आएगी तो आप देखेंगे कि ये बातचीत जो है वो आपको होती हुई दिखाई देगी। ये बातचीत इस्लामाबाद में हो या ना हो, पाकिस्तान का जो इसके अंदर एक कलीदी रोल है वो सामने आया है। और अगर इस्लामाबाद के अंदर ये बातचीत होती है तो ये कोई बहुत अनोखी बात नहीं होगी, क्योंकि आपके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो कुछ रोज़ पहले पार्लियामेंट के फ्लोर पर ये बयान दे चुके हैं कि अमेरिका और ईरान की जानिब से पहले भी मुज़ाकरात के लिए जो वेन्यूज़ तजवीज़ किए गए थे, दोनों के अंदर इस्लामाबाद जो है वो कॉमन था। तो असल चीज़ ये है कि अब हमें इंतज़ार करना है कि ईरान की तरफ से एक फॉर्मल आमादगी आ जाए और उसके बाद फिर बातचीत जो है वो होपफुली अगर इस्लामाबाद के अंदर होती है तो भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्रेडिट होगा, और अगर इस्लामाबाद इनको कहीं ना कहीं और बिठाने के ऊपर कामयाब हो जाए तो भी पाकिस्तान का क्रेडिट। बिल्कुल, न्यूयॉर्क टाइम्स की जो स्टोरी है आज, उसके मुताबिक अमेरिका की जानिब से ईरान को भेजे गए 15 नुकाती अमन मंसूबे का मकसद जो है वो जंग से निकलने का रास्ता तलाश करना है, और पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जो है वो इसमें सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि अमेरिका ने ईरान से मुतालबा किया है कि ईरान की सरजमीन पर किसी भी मवाद की अफजूदगी ना की जाए और जो उनके एटमी प्लांट्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। ईरान को खित्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग करना बंद करना होगी, और ईरान जो है वो आबनाए हरमज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दे और आबनाए हरमज़ में जो है आज़ाद मेरी टाइम जोन कायम किया जाए, और ईरान बैलिस्टिक मिसाइल को भी जो है वो रोक दे। तो ये मामला नजर आ रहा है। अब बड़ी फनी सी चीज है, आबनाए हरमज़ बंद कब थी? आबनाए हरमज़ जंग के बाद बंद हुई है, यानी जंग के नतीजे में बंद हुई है ना। तो इंतहाई फनी सी चीज है कि जो चीज पहले से खुली हुई थी उसको आपकी जंग ने बंद किया और अब आप उसको खुलवाने के लिए बातचीत करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज, ईरान की मामले के ऊपर अफजूदगी का जो मामला है तो ईरान उसके ऊपर ऑलमोस्ट पहले भी तैयार था, एग्री कर चुका था। ईरान एग्री कर चुका था। ईरान अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पुरम जो इस्तेमाल है यानी कि पावर जनरेशन के लिए, उसके ऊपर भी एग्री कर चुका था कि जो यूरेनियम है वो खुद तैयार करेगा, लेकिन जो उसकी अफजूदगी है उसको डेफिनेटली बॉम्ब ग्रेड तक नहीं रखा जाएगा, उसकी अफजूदगी को जो पावर प्लांट्स हैं उसके लेवल तक रखा जाएगा। तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है। आप देखें ईरान का जो सबसे बड़ा मसला होगा वो एक न्यूक्लियर जो मामला है उनकी, वो एक नेशनल प्रेस्टीज का मामला है कि दुनिया का हर मुल्क जो है उसका हक है कि वो डिफेंस के लिए नहीं, पुरअमन इस्तेमाल करे एटमी टेक्नोलॉजी का, यानी कि जो उनके बिजली घर हैं वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है वो रहने चाहिए, और बिजली घरों का जो फ्यूल है वो ईरान चाहता है कि वो खुद तैयार करे और उनके पास टेक्नोलॉजी है। वो फ्यूल जो है वो किस हद तक अफजूदा किया जाएगा ये मामला जो है वो तय करने वाला है। और ईरान तो पहले भी जो ओबामा दौर के अंदर एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर तय कर चुका था, मान चुका था कि वो बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम अफजूदा नहीं करेगा। तो अमेरिका की तरफ से जो डिमांड्स हैं वो काफी ज्यादा मज़ा खेज हैं कि यानी जो चीज पहले से खुली थी, चाइल्डिश है, पहले से खुली थी, आपकी जंग के नतीजे में बंद हुई, अब आप उसको दोबारा खुलवाने के लिए अब ईरान की जानिब ईरान ने भी जो है 6 स्ट्रेटेजिक शराइत जो है वो अमेरिका को पेश की हैं, और उनमें ये पहली शर्त कि जंग दोबारा ना होने की मुकम्मल यकीन दहानी, खित्ते में अमेरिकी अड्डे बंद करना और जारे को पीछे धकेलना, और ईरान को हर जाने की अदायगी जो है वो तीसरी शर्त है। ईरान का वही जो अमेरिका का भी वही मामला, पहले मैं उसका जवाब दे दूं कि जो प्रॉक्सीज की बात की थी अमेरिका ने, ईरान की प्रॉक्सीज जो है वो पहले ही ऑलमोस्ट तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। सबसे बड़ी प्रॉक्सी उसकी हिजबुल्लाह थी। अब ले दे के यमन के हौसी रह गए हैं, तो हौसियों की भी फंडिंग वगैरह जो है वो उस तरह से नहीं होती जिस तरह से हिजबुल्लाह की होती थी। दूसरी चीज जो ईरान का मामला है, ईरान का मामला वही है कि वो तोप का लाइसेंस मांगेगा तो उसको पिस्तौल का लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, ईरान की जो डिमांड्स हैं कि हमारा जो डैमेज है हमें दिया जाए,
अमरीकी अड्डे बंद किए जाएं। अमरीकी अड्डों ने तो अपने आप को जस्टिफाई कर दिया ना कि ईरान डेफिनेटली इन ममालिक के ऊपर हमला कर सकता है, दैट्स वाई दे नीड यूएस बेसिस। अब वो यूएस बेसिस जो है वो कारगर हुई या नहीं हुई है वो एक और मामला उसकी तरफ आ जाता सही। है। दूसरी चीज़ ईरान का ये कहना कि उसको जो आपने इब्तदाई नुकात बयान किए उसमें यही है कि वो उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा होंगी और उसके बाद जो कुछ उनको मिलेगा, मुज़ाकरात इसीलिए होते हैं कि जो मिल रहा हो उसे ले लिया जाए और नेक्स्ट के लिए दोबारा से बातचीत की जाए। जंग ना होने की जिम्मेदारी जो है वो अमेरिका से ज़्यादा इसराइल के ऊपर आयद होती है। लास्ट टाइम भी इसराइल ने ही कार्रवाइयाँ की थी, कासिम सुलेमानी का मामला हो, जो इस्माइल हानिया का मामला हो, वो तमाम तर कार्रवाइयाँ इसराइल की तरफ से हैं। इस वक्त हमें देखना है कि इन तमाम तर बातचीत के अंदर इसराइल का क्या किरदार होता है और इसराइल इस तमाम तर चीज़ों को किस तरह से उसके ऊपर रिएक्ट करता है, उसको किस तरह से एक्सेप्ट करता है या किस तरह से उसके अंदर अपना मौक़िफ़ पेश अच्छा, ईरान के जो मुश्तरका फ़ौजी कमान के तर्जुमान हैं उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की ख़बरें जो हैं वो अमेरिका अपनी शिकस्त को मुआहदे का नाम न दे और अमेरिका अपनी शिकस्त को मुआहदे का नाम ख़ित्ते में अमरीकी सरमायाकारी के आसार बाकी नहीं रहेंगे। और उन्होंने कहा कि ख़ित्ते में इस्तेहकाम हमारी अफवाज की ज़मानत पर है। अमेरिका को ये बात समझना होगी कि जब तक अमेरिका इस बात का इदराक नहीं कर लेता तवाराई कीमतें पुरानी सतह पर नहीं आएंगी। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए कि ये जो बातचीत का मामला है ये ईरानी हुकूमत ने तय करना है। बातचीत जो है वो किसी फ़ौजी तर्जुमान, ज़ाहिर फ़ौजी तर्जुमान हो या कोई भी हुकूमती तर्जुमान हो, वो अपने आवाम के मोराल के लिए अपना जो उनका हाई मॉरल ग्राउंड होता है वो उसको नहीं छोड़ते। लेकिन जब बातचीत होती है तो बातचीत जो है उसके अंदर तमाम तर पहलू, तमाम तर एस्पेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर गौर किया जाता है और उसके बाद फिर एक मिडिल ग्राउंड निकाली जाती है। अगर आपने इसी चीज़ के ऊपर अड़े रहना है, उन्होंने दूसरे फरीक ने अपने बात के ऊपर अड़े रहना है, फिर तो मुज़ाकरात नहीं होते। मुज़ाकरात का बैठने का मतलब ही यही होता है कि आप अपने अपने उसूली मौक़िफ़ जो हैं उसको सामने रखते हुए एक मिडिल ग्राउंड तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त नो डाउट अमेरिका को यहाँ से एक सेफ एग्जिट चाहिए। अमेरिका एक जंजाल के अंदर फंसा है, बुरे तरीके से फंसा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की जो हुकूमत है, क़यादत है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सोचने समझने की बात है कि उन्होंने अपना इतना ज़्यादा नुकसान करवा लिया है कि वो बार बार डैमेज की बात करते हैं कि हमें डैमेज जो है वो हमें हर जाना जो है वो अदा किया जाए। आप सबसे बड़ी बात देखें कि उनकी टॉप लीडरशिप, जो मिलिट्री लीडरशिप की अगर मैं बात करूं, जो कि जंग के लिए तैयार की गई थी, जंग के लिए ट्रेन किया गया था, वो एक फायर किए बगैर ही उड़ गई। बकौल सदर ट्रंप के कि उनकी दूसरी तीसरी दर्जे की लीडरशिप जो है उसको भी उड़ा दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कभी भी रिप्लेस नहीं होता। कि आप देखें अपनी पूरी फौज को आपने ट्रेन किया जंग लड़ने के लिए और वो जंग लड़े बगैर ही शहीद हो गए तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। तो ये ईरान के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान है ह्यूमन रिसोर्स की मद के अंदर भी, और जो उनका फाइनेंशियल या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान के ऊपर से आप देखें पाबंदियाँ हटेंगी तो ईरान की मईशत के अंदर, ईरान की इकॉनमी के अंदर इतनी ताकत है कि वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी सदर ओबामा के दौर के अंदर जब ईरान के ऊपर से पाबंदियाँ हटाई गई थी तो ईरान ने छुटते ही पहली फुर्सत के अंदर जो एविएशन इंडस्ट्री में ऑर्डर दिए उनकी मालियत $100 अरब थी उस वक्त, यानी आज से तकरीबन 10 साल पहले। तो ईरान की पास पैसा है, ईरान की मईशत के अंदर बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है और वो कारोबार करना जानते हैं। ईरान जो है वो कोई बद्दू मुल्क या कोई अफ्रीकी मुल्क नहीं है। ईरान बहुत एक सोफिस्टिकेटेड मुल्क है और उसके वहाँ के लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है, दिमाग भी है और वो दिमाग इस्तेमाल करना जानते भी हैं। तो इसलिए ईरान को सोचना समझना चाहिए कि वो अपने अवाम को कोई पूरे ईरान को बैरूत बनाना चाहते हैं या ईरान को तरक्की देना चाहते हैं। तो अगर ये मौका मिला है, मौका मिल रहा है, पाकिस्तान उनको फेस सेविंग दे रहा है, तो मेरे ख्याल है ईरान को भी। लेकिन एक चीज़ है कि हमने देखा कि गज़ा पीस बोर्ड भी बना, अमन मुआहिदा और सारी चीज़ें अमन की जानिब कदम, पाकिस्तान वॉज द पार्ट ऑफ दैट। लेकिन अब भी हम देख रहे हैं कि वहाँ मामूलात ज़िंदगी उस तरह बहाल नहीं हुए गज़ा के अंदर, और जंगबंदी होने के बाद भी इसराइल ने गज़ा पर जो है वो बमबारी की। अभी भी इन मामलात के होते हुए भी बातचीत के अमल को आगे बढ़ाने के दौरान भी हम देख रहे हैं कि ईरान और इसराइल दोनों एक दूसरे पर अटैक्स कर रहे हैं और ताज़ा लहर जो है वो उस हमला किया गया है ईरान की जानिब से और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला किया गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो इस बातचीत के अमल को जो है सबोताज कर सकती हैं या फिर मज़ीद टेंशन जो है वो क्रिएट कर सकती हैं। डेफिनेटली टेंशन, तनाव तो क्रिएट होता है, लेकिन ये देखें कि कुछ चीज़ें टेक्निकल होती हैं। इसराइल एक अलग मुल्क है, अमेरिका एक अलग मुल्क है। ये और बात है कि हम सब उसको वेस्ट का एक बास्टर्ड चाइल्ड कहते हैं इसराइल को। लेकिन मसला ये है कि जो हमले रोकने का ऐलान किया है वो सदर ट्रंप ने सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के लिए
ईरान के पावर, ऑयल, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने का ऐलान किया है। सदर ट्रंप ने या ईरान ने एक दूसरे के खिलाफ जंग बंदी या ट्रूस का ऐलान नहीं किया। ये इसराइल का जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। इसराइल की कार्रवाइयाँ जारी हैं। अमेरिका शायद अखलाकी तौर पर इसराइल को कुछ कहने की पोजीशन में हो, रोकने की पोजीशन में हो, तो ये मामला ईरान, इसराइल, ईरान, अमेरिका एक 3 वे मामला है, 2 वे मामला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, ट्राइलेटरल वॉर है। हाँ, अमेरिका और इसराइल के दरमियान, ईरान और इसराइल के दरमियान नहीं है, अमेरिका और ईरान के दरमियान की मामला इस वक्त चल रहा है। और अगर, क्योंकि इसराइली जो मेरे सफ़ीर का हवाला दिया, उनका यही कहना था कि अमेरिका को इसराइल जो है वो बहरहाल फॉलो करेगा। अगर जंग बंदी का कोई अच्छा मुआहदा होता है तो इसराइल कोशिश करेगा कि उसको फॉलो किया जाए। लेकिन अगर इसराइल इस चीज़ के ऊपर आमादा नहीं होता और अपना एक अलग स्टांस रखता है तो डेफिनेटली उसको सदर ट्रंप के भी मेरा ख्याल है फिर गम गुस्से का जो है ना, वो गुस्से का बल्कि सामना करना पड़ेगा। क्योंकि सदर ट्रंप आप जानते हैं कि एक इंतहाई, इस उम्र में आने के बावजूद आज भी एक इंतहाई लाउबाली किस्म की शख्सियत है, एक मैवरिक हैं जिनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। बस दुआ यही है कि ये जंग जो है वो किसी न किसी तरीके से रुके। क्योंकि आज भी आप देखें कि बांग्लादेश के अंदर, फिलीपींस के अंदर, जो जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के मुल्क हैं, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद 10-15 दिन ये जंग बढ़ी तो तवानाई का इंतहाई शदीद बहरान जो है वो जन्म ले सकता है, बल्कि उसके आसार जो है हमें दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से आलमी मंडी के अंदर तो खाम तेल की कीमतें जो हैं वो तार चढ़ाव का शिकार हैं, एक ग्रेट रिसेशन की पेशगोई की गई है आलमी माहिरीन की तरफ से कि एक शदीद किस्म की कसाद बाजारी शुरू होगी। अभी तो हम कोविड के असरात से पूरी तरीके से नहीं निकली थी आलमी मैशत, और अगर एक और रिसेशन आ गई तो बहुत सारे ममालिक जो हैं वो मज़ीद बुरी मुआशी सूरत हाल का सामना करेंगे, जिसके अंदर पाकिस्तान भी हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चाइना को भी डेफिनेटली उसका नुकसान होगा। तो चाइना और रशिया जो कि इस वक्त ईरानी रजीम की पुश्त के ऊपर हैं, वो भी ये चाहेंगे कि ये मामला जो है वो बहुत ज़्यादा तूल ना पकड़े। तो मुझे यही लगता है, और मुझे एक जो विशफुल थिंकिंग कह लें या एक पॉजिटिव थिंकिंग कह लें, वो ये है कि दोनों ममालिक को, अमेरिका को भी, ईरान को भी मौका मिला है फेस सेविंग का, यहाँ से निकलने का। वो जो जिस तरह से पहलवानों को बराबरी पे छुड़वा दिया जाता है, तो ये एक अच्छा मौका मिला है, तो दोनों मुल्कों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि शिया उलमा की मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से, तो उसके बाद एक अजीब सा मामला उठा है और शिया उलमा की जानिब से पूरे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ से जो है वो माफ़ी मांगने का मुतालबा सामने आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं, इंटरनल क्या स्टोरी है इसकी, कि क्या बाकी आर्मी चीफ ने कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे या फिर इसको एग्जेजरेट किया जा रहा है उन चीज़ों को? देखें, मेरे जो इंफॉर्मेशन है और जो मेरी सेंसेस काम करती हैं उसके मुताबिक की मुलाकात इंतहाई गुड फेथ में की गई थी, जिसका मकसद उलमा को सामने बिठाकर उनको डांटना या उनको लेक्चर देना नहीं था, बल्कि जो सूरत हाल ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर आयतुल्लाह अली ख़ामनई की शहादत के बाद सामने आई, उसके ऊपर लोगों ने जिस तरीके के रिएक्शन का मुजाहरा किया वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था कि पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो मज़ीद पोलराइजेशन की मुस्तहिक नहीं हो सकती, उसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो इवन शिया कम्युनिटी के अंदर से पॉइंट आउट करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो असनाशरी एक मसलक है अहले तशय्युअ का पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा, उसके अंदर भी 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं, एक अखबारी, एक उसूली, यानी जो एक कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आयतुल्लाह अली सिस्तानी जो कि इराक वाले हैं उनको फॉलो करते हैं, उनकी पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत है। दूसरे जो ख़ामनई साहब वाले जो फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद पाकिस्तान के अंदर कम है, लेकिन ये रिएक्शन इतना ज़्यादा था कि इसके अंदर सब शिया सुन्नी भी इसके अंदर शामिल हो गए, और लोगों ने जिस तरह से कुछ शरपसंदों ने कराची के अंदर गड़बड़ की, यूएस कॉन्सुलेट में घुसने की कोशिश की, और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक रिएक्शन जो है वो आप देखें कि गिलगित के अंदर सामने आया, स्कर्दू के अंदर सामने आया, गिलगित बल्तिस्तान में। उस स्कर्दू में जिस तरह की तकारीर की गई, आर्मी चीफ का नाम लेकर उनके ऊपर इंतहाई शदीद किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए, इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए, और उसके बाद फिर आप देखें मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जलाने की कोशिश की गई, वहाँ पे जलाया गया, बल्कि शहादतें भी हुई। तो आप देखें कि वो मिलिट्री जिसने 9 मई वाला वाकया जो है वो बर्दाश्त नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमला हो, रियासत के सिक्योरिटी इदारों के ऊपर हमला हो, तो वहाँ पाकिस्तान की एक बड़ी मकबूल सियासी जमात जो है आज भी 9 मई उसके गले में पड़ा हुआ है। तो ऐसे आप किसी
दूसरे मुल्क के अंदर होने वाले, ये यही पॉइंट है कि किसी दूसरे मुल्क के अंदर होने वाले इंसिडेंट का गम और गुस्सा जो है वो आप पाकिस्तान के इदारों पर कैसे लगा सकते हैं? क्या पाकिस्तान ने आयतुल्लाह अली खामनेई को शहीद किया? क्या पाकिस्तानी जहाज़ों ने मिसाइल फायर किए? क्या पाकिस्तान ने उनकी जासूसी की? क्या पाकिस्तान ने उनसे दुश्मनी की? पाकिस्तान के इसमें कोई रोल नहीं है। बल्कि ईरान में बाकायदा पाकिस्तान जिंदाबाद और ईरान के जो आयतुल्लाह अली खामनेई है, उनका जो पाकिस्तान के बारे में व्यू था, जज्बात थे, वो वक्तन फ़वक्तन उसका इजहार भी करते रहते थे, वो भी। और उसके बाद जो मुश्तबा खामनेई नए सुप्रीम लीडर उनके सामने है, उनका जो भी चंद रोज़ पहले का ट्वीट है उसके अंदर भी उन्होंने अपने वालिद के जज्बात का इजहार किया है पाकिस्तान के हवाले से। तो ये इंतहाई, फिर ईरानी वजीर खारजा हाँ, इंतहाई इलॉजिक किस्म का मामला था जिसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई। और उसके बाद जो मुलाकात थी उसके अंदर जो आर्मी चीफ से जो सबसे ज़्यादा मंसूब बयान जिसको हवा दी जा रही है, जिसको एग्जैजरेट किया जा रहा है, वो ये है कि अगर आपको ईरान से मोहब्बत है तो ईरान चले जाएं। वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको कोट किया जा रहा है। और अल्लामा आरिफ वाहिदी जो हैं, उन्होंने BBC उर्दू से बात की है, उसमें उन्होंने बताया भी है कि ये स्कर्दू के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही थी। स्कर्दू में जो इंसिडेंट हुआ वहाँ पर जिस तरह से लोगों को भड़काने, इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई, और फिर वो मौलवी साहब जो इस किस्म की तकारीर कर रहे थे वो बाद में माफ़ी भी मांगते हमें दिखाई दिए पब्लिक के सामने कि जी मैं जज्बात में बहक गया था। वो जज्बात में बहक गए, लेकिन उन्होंने देखें कितनी ज़्यादा आग लगाई कि आज के दिन तक हम उस आग को भुगत रहे हैं। और उसके बाद जो पाकिस्तान छोड़कर ईरान जाने वाली बात है वो डेफिनेटली एक और कॉन्टेक्स्ट में थी, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो कोट किया गया। पाकिस्तान के अंदर जो एक शिया सुन्नी, एक आप कह लें कि जो इत्तेहाद है, शिया सुन्नी जो आपस में रिश्ते नाते हैं, उसको आप बिल्कुल इस किस्म के इंसिडेंट्स की नजर नहीं उनको होना चाहिए। हम तो पाकिस्तानी है ना, ईरान के अंदर अमेरिकी काउंसलेट को नहीं जलाया गया। ईरान के अंदर अमेरिकी काउंसलेट नहीं है, ईरान और अमेरिका के सिफारती ताल्लुकात नहीं है। लेकिन बात यह है कि यूनाइटेड नेशन, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ईरान के अंदर ईरानी अवाम ने इस किस्म का गम गुस्सा नहीं निकाला। वो जाके किसी और मगरबी मुल्क के सफारत खाने पर हमला कर सकते थे, UN के दफातर के ऊपर हमला कर सकते थे, में यही हुआ, UN के दफातर कुछ और कर सकते थे, लेकिन वहां पर ये नहीं हुआ। तो ये एक जाहिलियत है। और इसमें माफ कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ शिया जो तंजीमें हैं वो उनका तर्ज अमल हमारे सामने नहीं, हमारे खुली छूट जिस तरह से मिली हुई है। कालेदम TLP को देख लें कि उनका जब उनको वो एक उबाल आता था, वो ऐलान कर देते थे कि आज हम फ्रांस के सफारत खाने पे हमला कर देंगे। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होता। तो ये जो इस किस्म की तंजीमों को छूट का एक एलिमेंट है वो मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। TLP ने जो कुछ किया वो उसको उसकी सज़ा मिल रही है। स्कर्दू के अंदर जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदारों को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये जब तक नहीं होगा तब तक इस किस्म के वाक़यात जो है वो होते रहेंगे। इसलिए मुलाकात के हवाले से दोबारा मैं बात करूं कि उसको बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया। आर्मी चीफ जो हैं वो 4 स्टार नहीं, 5 स्टार जनरल हैं, पाकिस्तान की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, उनको इन तमाम तर बारीकियों का पता है। और हमारी फ़ौज के अंदर भी शिया सुन्नी हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके अफसर, उनके आसपास लोग, उनके सीनियर, उनके जूनियर शिया भी होंगे, सुन्नी भी होंगे। वो इस तमाम तर नज़ाकत को, तमाम तर मामले को समझते हैं। उनका हरगिज़ मकसद शिया उलमा को सामने बिठाकर डांट पिलाना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ तबादला ख्याल करना था। अपना जो मौक़िफ़ है वो उन तक और उनके जो सोच है वो उससे आगाही हासिल करना था। इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अली ईमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने बात की। और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ गुज़िश्ता कई अरसे से हम दहशतगर्दी से नंबरद आज़मा है और फ़िरका वाराना कशीदगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रही है मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर। और अब जब हम देख रहे हैं कि फ़िरका वाराना हम आहंगी मौजूद है, तमाम जो मसालिक हैं, क्योंकि एक तो एजुकेशन की वजह से भी लोगों को बहुत सी चीज़ों का पता चल चुका है कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, कौन क्या बेच रहा है, कौन कैसा मंजन जो है फ़रोख्त कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब जो है पता चल रही हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस सारे सिनारियों में इन तमाम चीज़ों को हवा देने में यकीनी तौर पर वो किरदार भी मौजूद हैं जो किरदार जो है वो 9 मई में भी मुलव्वस थे, और वो किरदार जिन्होंने 9 मई भी करवाया और फिर उसके बाद भी अब तक जो है न सिर्फ पाकिस्तानी फोर्सेस पर या अफवाज पाकिस्तान पर वो तबर्रा करते हुए नज़र आते हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ेक न्यूज़ जो है वो भी फैलाते हैं इस हवाले से। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि उन्होंने इस मामले को ज़्यादा जो है वो हवा दी और एग्जेजरेट किया। कुछ ऐसे लोग हैं जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं और वो सोशल मीडिया, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो इस तरह के मामलात को जो है वो एक नेगेटिव अंदाज से जो है वो पेश करते हैं। तो हमें यकीनी तौर पर ये देखना चाहिए कि फैक्ट्स क्या हैं
और उन फैक्ट्स के मुताबिक जो है वो हमें तमाम सिनारियों को जो है वो देखना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और दोबारा आपसे नए वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।